जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों। इसके पूरे बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम पिछले क्लास की बात करें कि जो पिछले वीडियो में ये पार्ट 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो उसमें हम लोगों ने पूरा क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा डिफिनेशन से लेके रिफ्लेक्स एक्शन, पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के क्या स्ट्रक्चर है और नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे एनिमल में ये काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चाएं की हैं। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी चीजों के बारे में हमने वहां पे बात कर लिए हैं। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, ये सब कुछ वहां पे खत्म हो गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, जल्दी से इस चीज को चाहें कि खत्म कर लें। तो दोस्तों ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है साथ में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो होता है न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट जो होता है, यूनिट वो होता है न्यूरॉन्स। तो दोस्तों उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। वहीं अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये पूरा न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब कैसे ये जो न्यूरॉन होते हैं कैसे पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ये एक्चुअली एक हमारा स्कल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वहीं अगर इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, तो होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे साथ में। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दोस्तों सीएनएस कहते हैं और पेरिफेरल को पीएनएस कहते हैं। सीएनएस के दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो सीएनएस के दो पार्ट कौन कौन से, ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और पीएनएस के भी दोस्तों दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, तो आइए बात करें। पहला है क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं दोस्तों, ये एराइज होते हैं, एराइज फ्रॉम, एराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, अभी इसके हम लोग फिगर के द्वारा भी इस चीज को समझेंगे। दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। सेकेंड वन इज देन स्पाइनल नर्व्स arise from arise from the स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से राइज होता है दोस्तों। अब आइए अगला हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में दोस्तों अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है दोस्तों, इसके बेसिकली तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तीन पार्ट, तो सबसे पहला वाला जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरा जो साथियों पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। और जो तीसरा पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन। बहुत लोग हाइंड बोलते हैं, बहुत लोग हिंड बोलते हैं। बेसिकली हिंड, हाइंड ब्रेन अच्छा लगता है। ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि फोर ब्रेन क्या होता है, तो फोर ब्रेन की अगर हम लोग बात करें कि ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स, या हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है दोस्तों। वहीं अगर हम, और इसके हम लोग पार्ट के बारे में बात करेंगे आगे।
और इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मिड ब्रेन की अगर साथ में बात करें तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस। ये इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस जो होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन करता है। जैसे कि आंखों की पुतलियों का बंद होना, हमारे नेक में, गर्दन में, ठीक है, हेड में हम ऐसे हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, वॉलंटरी, अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता है। वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक होता है, इनवॉल्यूंटरी का मतलब अनैच्छिक होता है। मतलब आंख की पुतलियां, सर का घूमना, ठीक है, और फिर उसका गर्दन का आगे पीछे करना, ये सब क्या है, ये सब अपने आप होता है, ठीक है। आ, वहीं चलो, अगर हम लोग हैंड ब्रेन की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से इसके तीन पार्ट होते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो हमने बात किया कि जो ह्यूमन ब्रेन होते हैं, ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। वही सबसे पहले हमने बताया कि जो फोर ब्रेन होता है, कौन होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो पार्ट देखो, ये फोर ब्रेन, ये क्या है इसका, ये कंसिस्ट करता है सेरिब्रम। कौन सा पार्ट है इसका, सेरिब्रम। अब अगर हम बात करें साथ में इनके फंक्शंस, फोर ब्रेन के फंक्शंस के बारे में अगर बात करें, तो हम लोग इसके बात कर लेते हैं कि ये थिंकिंग, ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले है फोर ब्रेन। आइए फोर ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात करें। तो ये क्या करता है, ये थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जहां से ह्यूमन क्या करता है कि अपने कोई भी चीज काम करने को रहे तो उस चीज का जो थिंकिंग डेवलप होता है, इसी सेरिब्रम यानी कि फोर ब्रेन से ही स्टार्ट होता है। दूसरे अगर इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल वॉल्यूंटरी एक्शंस को। जितने भी हमारे बॉडी में वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये साथियों इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है। कि अगर जैसे मान लो कोई सांप आप देखें तो क्या करेंगे, तुरंत वहां से भागेंगे। अगर कुत्ता कोई भौंक रहा है तो कुत्ता भौंकने से ही आप क्या करेंगे, वहां से तुरंत भागना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी हम लोग कह दें कि ये मेमोरी का काम करता है। जैसे हम लोग मोबाइल में अपनी मेमोरी लगाते हैं ना, कि कोई भी डेटा उसमें सिक्योर रहता है, स्टोर रहता है। जो भी कुछ डेटा हम खोलते हैं तुरंत वो चीज वहां से ओपन हो जाती है। और फोरब्रेन का फंक्शंस ये क्या करता है, ये सेंसरी इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है, सेंसरी इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है। कहाँ से, वेरियस पार्ट ऑफ, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट से ये सेंसरी इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग बात किए कि ये जो नर्व सेल्स आप देख रहे हैं, ये क्या करता है कि वेरियस बॉडी पार्ट से क्या होते हैं कि डेंड्राइट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये इम्पल्सेस को क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से कलेक्ट करते हैं और एक जगह पे इसको स्टोर करते हैं। तो यही काम कर रहा है कि सेंसरी इम्पल्सेस को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से ये क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस चीज को अगर बारे में अगर पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे अच्छे से फिगर के द्वारा उस चीज को मैंने बताया है। और सबसे मेन चीज जिसके लिए हम लोग बेताब रहते हैं वह क्या है, कि अब सबसे मेन इसका काम है सेंटर, ये एक सेंटर होता है, सेंटर एसोसिएटेड, किस चीज का सेंटर एसोसिएट करता है, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, यानी जो हमें भूख लगती है उसका ये क्या करता है, सेंटर एसोसिएट करता है, ठीक है दोस्तों। अब वही हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, चलिए आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये रहा मिड ब्रेन। तो
ब्रेन का सेकेंड पार्ट जिसे हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है साथ में, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ये हमारे बॉडी के अंदर का जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चेंज इन पीपल साइज, चेंज इन pupil साइज, हार्ट बीट रेट, हार्ट का पंप करना, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग। और भी हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट, कि अगर कोई चीज गर्म है, अगर उसको हम लोग टच कर दिए तो तुरंत क्या होता है, वहां से हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये सब क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। तुरंत ब्रेन को ये नहीं कहना रहता है कि नहीं हटाएं कि ना हटाएं, हटाएं कि ना हटाएं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपके मिड ब्रेन का फंक्शन। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरा, जो कि है हाइंड ब्रेन। आइए हाइंड ब्रेन के बारे में बात करें कि इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग बात कर लें कि हाइंड ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से इसके तीन पार्ट हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट, पहला है सेरी बेलम, फर्स्ट पार्ट है इसका सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, कलर चेंज, तो ये करता है कंट्रोल, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये बॉडी में पोस्चर एंड बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये सेरिबेलम क्या करता है हमारी बॉडी में, जस्ट वेट, ये और क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, सॉरी, इसका होगा पिकिंग ऑफ पेन, कौन सा एग्जांपल है, पिकिंग ऑफ पेन्स वॉल्यूंटरी एक्शंस, वॉल्यूंटरी एक्शन, जैसे पिकअप पेन, पिकअप पेन, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना, कि जैसे टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जो भी कुछ पता रहता है तुरंत आप उसका जवाब दे देते हैं। दूसरा अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है इसका मेडुला, दूसरा पार्ट है कौन, मेडुला। आइए बात करें कि मेडुला का क्या फंक्शन होगा। तो दोस्तों मेडुला का फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इन वॉल्यूंटरी एक्शंस, ये इन वॉल्यूंटरी एक्शंस। अब इन वॉल्यूंटरी एक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं जो कि आपको पता है, शुरू से हम लोग बता रहे हैं, जैसे कि हार्ट का पंप करना, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड का प्रेशर, ठीक है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब लार का टपकना, वोमिटिंग होना, उल्टी जो होती है आपको, हिकअपिंग होना, हिकअपिंग मतलब हिचकी आना, ईटीसी, ठीक है, ये सब होता है। और तीसरा जो इसका पार्ट है दोस्तों, वो है बोन्स। शायद आप लोग को न दिख रहा हो, तो इसका तीसरा पार्ट हम यहाँ बना देते हैं बोन्स। चलिए बोन्स के फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो बोन्स के फंक्शंस क्या हैं। तो ये भी इन वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इन वॉल्यूंटरी एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और दोस्तों अगर बात करें तो ये जैसे
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जो फंक्शंस होते हैं इसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये सब जो प्रोसेस होते हैं इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये साथियों था पूरा ब्रेन के पार्ट। आइए इसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि ब्रेन के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन से। तो दोस्तों जैसा हमने बात किया कि जो ह्यूमन नर्व सेल्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल और इसका फंक्शनल यूनिट कौन होता है, न्यूरॉन होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चाएं कर ली हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सीएनएस और पीएनएस। यानी इसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, सीएनएस और पीएनएस होता है। सीएनएस को हम लोग बोलते हैं साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहीं पीएनएस को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो सीएनएस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, बेसिकली ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है साथियों। वहीं पीएनएस की बात कर लें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं, जिसके दो पार्ट हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि एराइज होता है कहाँ से, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व जो होता है एराइज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से। यानी देखो पीएनएस क्या करता है, एक मतलब ब्रेन पे मतलब नर्व्स भेजता है जहाँ पे सूचनाएं अप टू डाउन टू अप जाती है, और स्पाइनल कार्ड क्या करता है कि पूरे बॉडी से जो इम्पल्सेस होते हैं उनको कलेक्ट करता है और इसको ब्रेन के पास पहुंचा देता है। वहीं अगर साथियों बात करें कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज होता है, पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। मिड ब्रेन क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस करते हैं। आइए बात करते हैं आगे कि हाइंड ब्रेन क्या करता है। तो बेसिकली हम लोग शुरू से बात करें कि ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शंस है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जहां से ब्रेन चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, उसके जवाब दे सकता है, अपने कार्यों को करने के लिए वो अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करता है, कैसे हमें स्टडी करना है, कैसे लाइफ में सक्सेस होना है, इन सब सारी चीजों को वो उसका फोर ब्रेन, जहाँ पे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है वहीं से पूरा वो चीज क्या होता है, कंट्रोलिंग की जाती है। तो अभी हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी हम लोग उसके बारे में और ज्यादा डीप जानेंगे। पहले इस चीज को समझते हैं कि फोर ब्रेन क्या करता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जहां से हम लोग जो भी कुछ सोचते हैं समझते हैं वो फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है। और ये क्या करता है कि जो भी मेमोरी पावर्स होती हैं, किसी चीज को हम लोग सोचते हैं, कोई चीज पुरानी चीजें हैं, तो वो हमारे दिमाग में क्या है कि पहले से स्टोर होती हैं। कि जैसे मान लो कि कोई पुरानी बातें, कोई दोस्त कोई बात उठा रहा है, ठीक है, तो वो पुरानी बातें पहले से स्टोर रहती हैं, और जब वो कहता है तो बोलते हो हाँ हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, कहीं आप गए हैं घूमने टहलने, ठीक है, किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं, तो वहां भी ये चीजें आपको याद रहती हैं। कोई ऐसे रील्स हैं, कोई ऐसे मूवीज हैं, उनकी कहानियां आपके दिमाग में स्टोर होती हैं, आपके बचपन की कहानी, ये सब सारी चीजें क्या होती है, स्टोर रहती हैं। जब कोई चर्चाएं होती है तो वो चीज बाहर निकल जाती हैं। ये फोर ब्रेन क्या करते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं कहाँ से, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, सो दोस्तों, और ये जो फोर ब्रेन होता है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, यानी जो हमें भूख लगती है वो फोर ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन को हम लोग समझा देते हैं कि देखो अभी खाना नहीं मिलेगा, खाना कुछ देर बाद मिलेगा, तो मान भी जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट है वो है सेरिब्रम। कौन है उसका पार्ट, सेरिब्रम है। ठीक है, और एक क्रेनियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के तीनों पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, जो इसके अंदर आप ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा घिरा होता है एक कंकाल के द्वारा, जिसे हम लोग क्रेनियम कहते हैं, जिसे खोपड़ी कहा जाता है, स्कल। ठीक है, और इसके बीच में है मिड ब्रेन। चलिए अब बात करते हैं मिड ब्रेन। तो साथियों, मिड ब्रेन का फंक्शन की अगर बात करें तो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, चेंज इन पीपल साइज, हार्ट पंप, ब्रीदिंग, रिफ्लेक्स एक्शन, ईटीसी, ये सब फंक्शंस पे क्या करता है, कंट्रोल। यानी जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में उसको ये कंट्रोल करता है, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेरिब्लम होता है, मेडुला होता है और पोन्स होते हैं। ये तीन पार्ट हैं इसके। आइए इन तीनों के फंक्शंस के बारे में बात करें। तो फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, लेकिन हाइंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है उसे बोलते हैं सेरिबेलम। अभी साथियों, जो सेरिबेलम होता है ये एकदम जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो सेरिब्रम
सेरिबेलम का जो फंक्शंस होता है मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ही होता है। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम साथ में करता क्या है कि जो कंट्रोल पास्चर एंड बैलेंस, ये हमारे बॉडी को जितने भी बैलेंस हमारे बॉडी में पॉस्चर का बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। और हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जैसे पेन को उठाना, क्वेश्चन का जवाब देना, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है सेरिबेलम वाले पार्ट से दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं हैंड ब्रेन के सेकंड पार्ट जिसे मेडुला कहते हैं। ये कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जहाँ पे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, हिकअपिंग, ये सब जो फंक्शंस हैं इनका कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है दोस्तों। अब देखो ये मेडुला एकदम स्पाइनल कॉर्ड के एकदम सीधी रेखा में है, ठीक है, यानी डायरेक्ट यहाँ से इम्पल्सेस ट्रांसफर होती हैं। सेरिब्रम में अगर साथ में कहा जाता है कि सेरिब्रम बहुत वीक होता है हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट, अगर जैसे लोग दारू अल्कोहल का सेवन करते हैं तो क्या बोलते हैं उन्हें खुद क्लियर नहीं होता है। तो ये सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इम्पल्सेस भेजना बंद कर देता है जिससे वो अनकंट्रोल से वो बहकने लगते हैं। ठीक है। तो अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो फिर उनका नशा सब उतर सकता है। ठीक है। तो ये मेडुला का फंक्शंस, ये इनवॉलेंट्री एक्शन जो मैंने अभी बताया इसका यहाँ से कंट्रोल होता है। पोन्स का साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये एकदम पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास नियर अबाउट होता है, जहाँ से इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, जहाँ पे हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाली प्रोसेस जो करते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होता है दोस्तों। तो आपको क्लास 10 में बेसिकली इन छोटे छोटे फंक्शंस को याद करने पड़ेंगे, तब आपके काम बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपका काम बन सकता है। ये न्यूरॉन्स के बारे में है। न्यूरॉन्स के बारे में मैंने बताया कि डेंड्राइट्स इम्पल्सेस कलेक्ट करते हैं और ये बनाते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन क्या करता है, इसी के बीच में यहाँ पे सेल बॉडी न्यूक्लियस होते हैं जो कि सारे इम्पल्सेस को कंट्रोल किया जाता है। फिर इसे इम्पल्सेस को भेजते हैं, यहाँ पे क्या होता है ये पूरा कवर्ड होता है कि स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। इसी के बीच में नोड ऑफ रेनिगर होता है जो कि इम्पल्सेस को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। अब ये इम्पल्सेस आगे बढ़ते हैं और एक्सॉन टर्मिनल होता है, और फिर जब दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला पार्ट मिलता है तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स, यानी वहाँ पे सिनैप्स बनता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हमने चर्चा की है। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन का प्रोटेक्शन एक्चुअली कैसे किया जाता है। हाउ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे इनका कंट्रोल किया जाता है। जस्ट वेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्रेन का कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ब्रेन होता है वह प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? फ्लूइड। ब्रेन के अंदर जो है पूरा भरा होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। आ, यानी जैसे आप लोगों ने बैलून देखा है ना, वैसे ही उसमें भरा रहता है, जो क्या करता है, विच एक्ट एज, जो कि शॉक से, जो ऐसे शॉकिंग न्यूज होते हैं उससे वो बचाता है। अगर ये अगर उसमें ये फ्लूइड उसमें न भरा हो तो ये जो शॉक होते हैं जैसे अचानक जो सूचनाएं होती हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर ये फ्लूइड ना हो तो सूचनाएं से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। एब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड, और ये जो होता है साथियों घिरा होता है, इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, जो हमने बताया कि जो जिसे हम लोग स्कल कहते हैं। तो पूरा स्कल के द्वारा क्या होता है, ये पूरा घिरा रहता है। ठीक है। जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। आइए चलिए हम लोग पीछे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे ये पूरा ब्रेन वाला जो पार्ट हम बता रहे हैं कि जो क्रेनियम है, ये जो पूरा
क्रेनियम स्कल देख रहे हैं कि इसके नीचे वाले जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। जब कोई ऐसे शॉकिंग न्यूज आती है तो क्या करता है कि ये फ्लूइड जो होते हैं, ये पूरा बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के किनारे किनारे ये भरे रहते हैं, जिससे क्या करते हैं उन शॉकिंग न्यूज को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब ना करें तो आए दिन ऐसे घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगे कि अरे फलाने आदमी से बात किए, शॉकिंग न्यूज सुने और उनका क्या हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। तो इससे हमारा क्या करता है, वो फ्लूइड जो होता है बचाता है। अब साथ में अगर बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रोटेक्शन की क्या सुविधाएं हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन का बात जब आए तो ये क्या होता है, इसे हम लोग घेर देते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। किससे घेर देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से घेर देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि देखो अगर हम बात करें कि ये ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, एक और जैसे ये हम लोग बात कर लें कि ये ब्रेन वाला पार्ट है, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबार है, सार्कल है, कोकिजियल। इतना आपको नहीं जानना है, बस इतना जानो कि देखो ये जो ब्रेन से नीचे आएंगे तो नोज, डायफ्राम, इतने वाले पार्ट में क्या होंगे, ब्रेन होगा, नोज होगा, ये सब वहां पे पाए जाएंगे, ट्राइसेस फिंगर, ठीक है। थोरेसिक जहाँ पे आपके फेफड़े वेफड़े स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फेफड़ा हो गया, उसी में लंग्स हो गया, ये सब वहां पे होते हैं ना। फिर हैंड नीचे, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमें बताना क्या है, इस चीज को समझो, हमें समझना ये है कि ये वाला जो पार्ट पूरा आप देख रहे हैं कि जैसे ये ह्यूमन का ब्रेन है, अब ये पूरा रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा ब्रेन। तो ब्रेन तो क्लियर हो गया कि उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसके द्वारा वो सेफ रहता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड पूरा है, आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा के आगे क्या होता है, एकदम पूरी हड्डी रहती है, पीछे भी हड्डी पाई जाती है। अब उसी के बीच से ये स्पाइनल कॉर्ड अपना सुरक्षित पूरे बॉडी से क्या होता है, इम्पल्सेस कलेक्ट करता है, जिससे इसकी सुरक्षा वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इससे हमारा वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, सेफ रहता है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का और मस्कुलर टिश्यू की, ये जो कोऑर्डिनेशन होती है कैसे परफॉर्म होती है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन चाहे हमारा नाक हो गया, कान हो गया, आप सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन दोस्तों हमारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने बात किया था, ईयर हो सकता है, ठीक है, आई हो सकता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। हमारे नोज हो गए, ठीक है, और टंग हो गया, ठीक है, ये सब सेंसरी ऑर्गन से जो सेंस करते हैं मैसेजों को, अब ये मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहाँ, सीएनएस के पास। अब ये किस फॉर्म में करते हैं, सेंसरी नर्व के द्वारा ये फॉर्म होते हैं इम्पल्सेस के फॉर्म में। तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है तुरंत वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और तुरंत जैसा इन्फॉर्मेशन होता है तुरंत वो प्रोसीड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलो कि हमारे आँख ने एक ऐसे जानवर को देखा जो हमारे जान के पीछे पड़ा रहता है, तुरंत हमारा सेंस ऑर्गन आंख ने देखा, तुरंत आंख ने सेंसरी नर्व को कहा कि तुरंत मैसेज पहुंचाओ, सीएनएस को तुरंत मैसेज पहुंचाता है। और तुरंत जैसे सीएनएस उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके अंदर जो भी मेमोरी रहती है, हमारा फोर ब्रेन तुरंत मैसेज मेमोरी जो स्टोर किए रहता है, तुरंत कहता है कि ये जानवर हमें खा जाएगा, तुरंत प्रोसीड करो, तुरंत वो डिसीजन तुरंत लेता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और तुरंत मोटर नर्व के द्वारा वो मसल्स यानी पैर को कहता है कि जल्दी से भागो, नहीं तो हमें दौड़ा के खा जाएगा, ठीक है। तो तुरंत मसल्स क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं मसल्स प्रोटीन का, तुरंत उसमें एनर्जी भरते हैं और तुरंत वो मसल क्या करते हैं, शॉर्ट एंड तुरंत भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो कोई भी स्टिमुलस हो, अब जैसे कि मान लो कान के द्वारा है कि जैसे पापा चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारा नाम लेके कि कहाँ हो, रोहित कहाँ हो, राहुल कहाँ हो, करण कहाँ हो, अगर ये लोग हैं, अगर कान के द्वारा सुने कि पापा बुला रहे हैं, पापा आ गए हैं, तुरंत सेंसरी नर्व हमारा सीएनएस को मैसेज भेजता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, प्रोसेस करता है कि पापा अगर बुला रहे नहीं जाएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। तुरंत वहां से डिसीजन लेते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होता है बॉडी में कलेक्ट करते हैं और ऐसी छवि बनाते हैं, तुरंत मोटर नर्व के द्वारा मसल्स को भेजते हैं, तुरंत हमारा मसल वहां से भागना स्टार्ट कर देता है।
हमारा नोज नोज के द्वारा जो भी हम लोग कुछ सूंघे तुरंत वहां से भागने लगते हैं। टंग के द्वारा जो भी सूचनाएं मिलती हैं, अब टंग जीभ पे, जी जो भी कुछ हम कुछ खाएं, ठीक है, मान लो कोई हम लोग ऐसे फास्ट फूड खाएं जिसमें नमक नहीं है, तुरंत सेंस ऑर्गन हमारा टंग रिसीव करता है, सेंसरी नर्व सीएनएस को मैसेज बोलता है कि अरे इस जो फूड है इसमें नमक सॉल्ट नहीं है। तुरंत मोटर नर्व को भेजता है, मसल्स को आदेश देता है कि खाना मत खाना, तुरंत हाथ क्या करता है, वो खाने को हटा देता है कि मुझे ये खाना नहीं खाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैसेज क्या होती है, ट्रांसफर होती है आगे से। जैसे अब जैसे कोई खिलाड़ी है, उसे बॉल को कैच करना है, तो बॉल को कैच करने के लिए तुरंत उसके क्या होते हैं, तुरंत सेंस ऑर्गन उसका हैंड सेंसरी नर्व के द्वारा सीएनएस को मैसेज भेजेगा कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही, कैसे तेज आती है, तुरंत इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, तुरंत मोटर नर्व के द्वारा मसल्स को भेजता है, तुरंत हैंड क्या करता है, देखो यहाँ से मैसेज आया, मसल्स के पास से एक्टिवेट हुए और तुरंत बॉल यहाँ से आता है और ये कैच कर लेता है और अपने आप को सेव कर लेता है। अब जैसे कोई ह्यूमन है, जो भी कि चाहे जितने भी फंक्शंस हो, सारे फंक्शंस कैसे कंट्रोल होते हैं, ब्रेन से यहाँ से मैसेज आता है, ट्रांसफर होता है ब्रेन के यहाँ पैर के मसल्स के पास जाते हैं। तो ब्रेन से अब देखो अपर मोटर न्यूरॉन रन करते हैं, ये वर्क के क्या करते हैं कि सारे फंक्शंस के बारे में हमने बताया, यहाँ पे जो बताया है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में क्या होता है, सिनेप्सिस ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया दोस्तों। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठाए रहिए, बाकी ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन एंड नर्वस सिस्टम, कि कैसे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन यानी जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो दो तीन पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या होती हैं, विल रीच, वो पहुंचती हैं ओनली टू दोज cells that are connected by nervous tissue, यानी जो भी नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पहुंचती हैं। आप चलिए उसके बाद दूसरा लिमिटेशन की बात करते हैं। तो आफ्टर, जब ये आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, तो जैसे ही आते हैं तुरंत पहले तो सम टाइम, अब क्या होते हैं कि जो आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, रेस्ट इट्स मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म रेस्ट किए जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है रेस्ट करने के बाद, कब, जब बिफोर ट्रांसमिटिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक इम्पल्स अगर ट्रांसफर होती है तो दूसरा इम्पल्स क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि सो, क्या हो रहा है आज, सो जो सेल्स होती हैं, सो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली, कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्सेस, कि अगर एक इम्पल्स क्रिएट हो गया उसको भेजें, अब भेजने के बाद तुरंत ये नहीं कि तुरंत वो अगला जो इम्पल्सेस हो ट्रांसफर हो जाए, नहीं, पहले पहला भेजा जाता है, फिर उसके बाद जब वो पूरा चला जाता है तब उसके बाद दूसरा इम्पल्सेस को ट्रांसमिट किया जाता है साथियों।
चलिए तीसरा अगर हम लास्ट बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन होता है नर्वस सिस्टम में, ये दोस्तों अगर हम बताएं तो ये प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो कैन नॉट प्लांट कैन नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट के पास ऐसा कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट डू नॉट सही है। कैन मतलब कैन का मतलब हो सकता है। डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो केमिकल कम्युनिकेशन के बारे में एक बार थोड़ा सा चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लें। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। टू ओवरकम द limitations of electric communication। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशंस, तो जितने भी लिमिटेशन आपने देखा वो केमिकल कम्युनिकेशन कंट्रोल होते हैं। जो कि अगर एक न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो एक न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस होती हैं ये ट्रांसफर होती हैं तो सेकेंड यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। तो जो पहला न्यूरॉन है उसका है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, तो जो इम्पल्सेस होते हैं केमिकल फॉर्म में रहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ACTH यानी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में ये इम्पल्सेस क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं आ, वन न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जैसे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये है प्लांट। ठीक है, अब ये प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये प्लांट क्या है, प्लांट को सन से बहुत प्यार होता है। तो ये प्लांट क्या है, आई लव लाइट, यानी पौधे को लाइट से बहुत ज्यादा प्यार होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो इसमें सीड होते हैं जब इन्हें मिट्टी में बोया जाता है तो सीड में क्या होती है, दो प्रकार की डेवलपमेंट देखी जाती है। अभी जो सीड में जो डेवलपमेंट होती है वो दो क्या होती है, दोनों इंडिपेंडेंट होती है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होती है। तो अब ये जो ग्रोथ सीड के अंदर होगा, अब वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा किस प्रकार, आइए देखते हैं। तो अब देखो, अब सीड में ग्रोथ सबसे पहले कौन सा हो रहा है, तो ये देखो ये एकदम मिट्टी की तरफ ग्रो होगा। ठीक है, तो अब मिट्टी की तरफ हो रहा है, यहाँ से देखो एक ग्रीन पार्ट निकला है। अब जो कि धीरे धीरे बाहर मिट्टी से आएगा, तो सीड से देखो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट बाहर आ गया, ग्रीन वाला पार्ट बाहर आ गया, ग्रीन वाला पार्ट बाहर आ गया, ग्रीन वाला पार्ट। तो अब देखो ये जो है प्लांट्स क्या है, जो इसका ग्रीन पार्ट है ये सनलाइट की ओर क्या हो रहा है, जिधर सन है उधर की ओर ये क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये प्रकार का क्या हो गया, ये एक डिपेंडेंट ग्रोथ हो गया कि जिधर सनलाइट होगा उधर ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट ग्रोथ होते हैं, आइए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है, तो प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ कहते हैं, और दूसरा नास्टिक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। वहीं अगर ट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि अगर हम डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिस ओर स्टिमुलस होगा उस ओर ये मूवमेंट इनमें यानी ग्रोथ होगा। तो जैसे मान लो कि अगर कौन कौन से स्टिमुलस होंगे प्लांट में, जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म हो गया, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया।
फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ये जो मूवमेंट होगा प्लांट का वो लाइट की तरफ होगा। फोटो का मतलब हो गया लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब ग्रोथ होता है। जियोट्रॉपिज्म से जियो का मतलब हो गया ग्रेविटेशन यानी मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी की तरफ, यानी प्लांट सनलाइट को मूव कर रहा है और ये रूट ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और मूवमेंट स्टिमुलस कीमोट्रोपिज्म हो सकता है, यानी मूवमेंट टुवर्ड केमिकल्स या ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल के तरफ हो सकता है। हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो मूवमेंट टुवर्ड वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। वहीं अगर नॉस्टिक मूवमेंट साथ में बात करते हैं तो मूवमेंट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। जैसे ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म यानी केवल सनलाइट की तरफ की ग्रोथ होगा, जियोट्रॉपिज्म यानी केवल ग्रेविटी की तरफ होगा, कीमोट्रॉपिज्म खाली केमिकल जिधर से निकल रहा है उधर ही मूवमेंट होगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब जिधर वाटर होगा उधर ही मूवमेंट होगा। तो इसके अब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो होते हैं इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस, जैसे ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। अगर कोई पेड़ से अगर कोई पत्ती गिर रही है तो तुरंत वो पत्ती गिर जाएगी। टच मी नॉट प्लांट होते हैं, उन्हें छूने से ही देखो ये बिफोर टच, जिसे हम मिराबिलिस जलाता भी कहते हैं, 4 o'clock, सॉरी, टच मी नॉट प्लांट है। अब इसे जैसे ही छुआ, छूने के इसमें स्टिमुलस आती है और ये पत्ती क्या होती है, मुरझा जाती है। जिसे छुई मुई पौधा भी गांव में कहते हैं। इसका लोकल नेम क्या है, छुई मुई पौधा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो अब ये बेसिकली होते हैं प्लांट में, जैसे टेंडिल हो गया, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये सब हम लोग प्लांट ग्रोथ के डिपेंडेंट ग्रोथ के बारे में बात किया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में केमिकल के द्वारा भी मूवमेंट होता है, जिन्हें हम लोग प्लांट हार्मोन्स के नाम से बात करते हैं। जहां पे हम लोग पौधों में बात करेंगे कि इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन के द्वारा होता है। प्लांट हार्मोन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बताएं कि जो प्लांट हार्मोन होता है ये केमिकल कंपोनेंट होता है, केमिकल कंपोनेंट्स होता है जो कि प्लांट को नीड चाहिए उनके सीड के डेवलपमेंट में, सीड डेवलपमेंट, शूट डेवलपमेंट, ठीक है, रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्लांट के लिए प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, केमिकली फॉर्म होते हैं जिसके द्वारा इनका पूरा बॉडी पार्ट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता रहता है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स यानी केमिकल कंपाउंड्स, ये प्लांट को हेल्प करते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स ऑल्सो हेल्प टू प्लांट, टू प्लांट इन adaptation of adaptation to their environment। जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं उसके फेवर में ये उन्हें एडाप्टेशन में भी हेल्प करते हैं। आइए इन प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। ये प्लांट हार्मोन, अगर ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसका फंक्शन है प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल को बढ़ने में, सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। यह प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स इन प्लांट। जिबरेलिन का फंक्शन क्या है दोस्तों, ये प्रमोट करता है सेल के इनलार्जमेंट में, सेल डिफरेंशिएशन में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट फ्रूट ग्रोथ होता है। और ये क्या करता है, जिबरेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। ये देखो जितने भी फंक्शंस हैं इतने आप अगर याद रखेंगे तो क्लास 10th में आपका काम हो जाएगा। इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो यानी इस टॉपिक को आप हल्के में न लीजिए। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों प्रमोट सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये डोरमेंसी को, सीड का जो बर्ड होता है उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। और डिले द एजिंग इन लीव्स, लीव्स जल्दी पीले न हो जाएं, मतलब बूढ़े न हो जाएं, उनको बचाता है ये स्टोमेटा के ओपनिंग में भी हेल्प करता है। एफसीसिक एसिड भी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प करता है। वहीं अगर एफसीसिक एसिड की बात कर लें तो प्रमोट डॉर्मेंसी ऑफ सीड बर्ड्स, प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स का काम करता है दोस्तों।
वहीं साथ में एक हार्मोन्स के बारे में आप और जान लीजिए, जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन अगर दोस्तों बात करें तो आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड ह्यूमन मेड प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों। और ये अगर इसके फंक्शंस की आप लोग याद रखें तो फ्रूट राइपनिंग में फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे केला आप लोग देखते हैं ट्रक ट्रक से आता है, हरा हरा रहता है। एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, एक बाल्टी लेते हैं, उस बाल्टी में पूरा इथाइलिन भर लेते हैं, ठीक है। अब पूरा इथाइलिन भरे रहते हैं, केला का जो गुच्छा आता है, अब ये जो केला का गुच्छा पूरा होता है, अब क्या करते हैं, पूरा केला के गुच्छे को इस बाल्टी में डुबो देते हैं। अब जैसे ये बाल्टी में डुबो दिए, अब ये केला अगले दिन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ये केला पक जाएगा, ठीक है। तो ये इथाइलिन बाल्टी में घोरे रहते हैं, और इसी द्वारा ये बनाना जो है, इसे हम लोग बोलते हैं बनाना। तो फ्रूट राइटनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ये जो प्लांट हार्मोन दोस्तों होते हैं, प्लांट हार्मोन, इन्हें बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग, और एक को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग। अब समझो, ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग क्या होता है। देखो, ग्रोथ प्रमोटिंग का मतलब है कि जैसे जो प्रमोट कर रहा है कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इनहिबिट का मतलब जो क्या करते हैं, रोक दे। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, और जिबरेलिन है। ग्रोथ इनहिबिटिंग एब्सिसिक एसिड है, और साथ में इथाइलिन है। हायर क्लास में जाएंगे तो आपको और सारे एंजाइम्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर अब हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम लोग हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, इन सब का एक्टिविटी कंट्रोल करता है कौन, ये हार्मोन, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होता है, एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बोल दें आल्सो ग्रोथ, ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है। अब तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ह्यूमन के बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ को भी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये जो हार्मोन्स है साथियों, ये क्या होते हैं कि स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से वो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। तो आइए बात करते हैं, उस ग्लैंड को हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये पूरा ह्यूमन की बॉडी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज भी ग्लैंड होता है, ओवरी होता है, टेस्टिस होता है। और यहीं पे स्टमक के पास ये तो पैनक्रियाज हो गया। ये कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, अच्छा। किडनी के ऊपर, और एक यहाँ पे पेट के ऊपर ऐसे एक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लीवर, ठीक है। ये तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाज बेसिकली, इसे लीवर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। दूसरा है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता है दोस्तों, जो कि हमारे गर्दन के पास, यानी कि जो
हमारी ओकल कार्ड होती है उसी के पास होता है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसके ऊपर मटर के दाने के समान छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, जिन्हें हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, गलसुआ यानी गलसुआ रोग हो जाता है। थायराइड क्या करते हैं, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के बैलेंस को भी बनाए रखता है। पैराथायराइड क्या होता है, ऐसे थायराइड ग्लैंड पे मटर के दाने की तरह ये स्ट्रक्चर होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये पैराथ हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। वहीं एड्रिनल ग्लैंड की अगर साथ में बात करें तो ये कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। ये सिक्रेट करता है एड्रेनलिन नामक हार्मोन, जो कि बॉडी में इमरजेंसी का काम करता है। पैनक्रियास साथियों, ये इससे हम लोग डाइजेस्टिव सेकेंड लार्जेस्ट, इसे हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि सिक्रीट करता है इंसुलिन नामक हार्मोन का, जो कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। टेस्टिस, ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, ये मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ओवरीज, ये फीमेल के बॉडी में पाया जाता है, जो कि वन पेयर होता है। मेल के अंदर भी ये वन पेयर होता है। लेकिन ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है, इसे एस्ट्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ये कंट्रोल करता है। तो ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हो गए, जो कि इस चार्ट को पूरा अच्छे से आप अगर याद कर लें तो ये आपके एग्जाम में आपके 2 मार्क्स फिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं कि पैनक्रियाज से क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी। क्यों आयोडाइज साल्ट हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो जो आयोडीन होता है, अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन होता है एक मिनरल। अगर आप लोगों ने प्रचार देखा होगा तो बोलते हैं कि आपके नमक में आयोडीन है, ठीक है, या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है। तो नमक में आयोडीन का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक मिनरल होता है। ये मिनरल बहुत ही जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। एसेंशियल होता है किसके लिए, पार्ट ऑफ थायरोक्सिन, पार्ट ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है साथियों, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये जो थायरोक्सिन होता है दोस्तों, ये क्या करता है, थायरोक्सिन जो है रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है किसका, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसका किसका, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स के, ठीक है, का मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के, इन सब के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जो आयोडीन होता है, जो आयोडीन होता है, इसका नीड पड़ता है बॉडी में, जो कि क्या होता है हमारी बॉडी में नेसेसरी हो जाता है, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क कर सके, प्रॉपर वर्क करें और रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। जब ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा तो इसका मतलब है कि ये जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं ये एकदम अच्छे से हो सकते हैं। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाती है, मतलब हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी कॉज बाय, डिफिशियंसी कॉज बाय लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी से अगर ये बीमारी हो जाती है तो कॉल्ड
गोइट्री क्या हो जाता है? क्या होता है, हमें एक घेंघा बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं गोइटर, यानी स्वेलिन नेक। जो गर्दन है वहां पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए साल्ट क्या होता है, आयोडीन बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। आइए बात करते हैं डायबिटीज क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डायबिटीज होता है ये कैसे होता है। तो डायबिटीज होता है पैनक्रियाज के लॉस ऑफ फंक्शन से। पैनक्रियाज में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब अगर साथ में बात करें तो पैनक्रियाज के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। अगर आइए बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। पैनक्रियाज को दोस्तों हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। कौन कौन से डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं, तो पैनक्रियाज के अंदर थ्री डिफरेंट सेल्स होते हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और तीसरा है गामा सेल्स। ठीक है, तीन सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो है साथियों, ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करता है जो कि करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। वहीं अगर साथ में बीटा सेल्स की बात करते हैं तो ये मेजर सेल्स होता है जो कि पैनक्रियाज का 70 to 80% भाग में प्रेजेंट होता है। और ये रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज करता है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन। इस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। तो इससे क्या हो जाता है कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन इम्प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपर सिक्रीट हो, यानी कोई बीटा सेल्स में डिफिशियंसी हो जाए, तो इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन, यानी अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन, अगर हम लोग बात करें कि ग्लाइकोजन का कन्वर्जन कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में तैरने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज, कहते हैं कि ग्लूकोज का संख्या ब्लड के अंदर बढ़ जाए, तो इस बीमारी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं, जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में कोई खराबी होने की वजह से हो जाती है। दोस्तों बात कर ले गामा सेल्स, तो ये 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, जो कि एक हार्मोन का रिलीज करता है जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इन दोनों के सिक्रीशन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डायबिटीज कहते हैं। चलिए अगला बीमारी हम लोग पढ़ते हैं। अगले हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई हमें कोई एक काम दिया गया, ठीक है। अब वो काम जैसे कि मान लो दिया गया कि कोई एक पेन है,
कोई पेन है। अब इस पेन को, ये पेन यहाँ से गिरा पड़ा है। अब ये पेन है, इस पेन को मान लो कि अब यहाँ पे वर्क दिया गया है कि आपको पेन क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब वहां से उठाना है पेन। तो पेन को अब उठाने के लिए आपको काम दिया गया, तो ये सूचना कहाँ जाएगा, सीएनएस के पास जाएगा। सीएनएस किसको आज्ञा देंगे, मसल्स, कौन से मसल्स, हैंड के मसल्स को। तो यहाँ पे जो मसल्स ऑफ हैंड रहेंगे ये क्या करेंगे, तुरंत इसको उठा लेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। अब जैसे वर्क यही काम दिया गया सीएनएस को, सीएनएस मसल्स को दिया। ठीक है। अब ये मसल्स हैंड को मैसेज नहीं ट्रांसफर किया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक निगेटिव फीडबैक हो गया। तो ऐसे एग्जांपल समझे कि एग्जांपल और निगेटिव फीडबैक लूप क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है, इसके बॉडी टेम्परेचर इसकी बढ़ी, तो अब इसके बॉडी में कंपन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हीटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ये कांपने लगता है। तुरंत ये क्या करता है कि तुरंत ये क्या करने लगता है, तुरंत बॉडी टेम्परेचर रीडिंग यानी जैकेट पहन लेता है। जिससे क्या होता है इसके बॉडी में, अब जैसे मान लो कुछ पहने ही ना, जब ये नहीं पहनेगा तो क्या होगा, इसको और ज्यादा ठंड लगेगी। तो अब ये कोई आदमी, सपोज करो ये आदमी है, इसके बॉडी का टेम्परेचर गिरा, ये क्या करने, कांपने लगा। कांपने लगा इसका मतलब क्या है, तुरंत इसकी हीटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो गई। फिर यहाँ से क्या हो गया, अगर इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो फिर से नॉर्मल हो गया। वही समझो कि इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है, इसको स्वीटिंग होने लगती है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक है और यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर अगर घट रहा है तो हीटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कांपने लगता है। वहीं अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है तो इससे कूलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है इसके बॉडी में, जिसे हम लोग स्वीटिंग कहते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे ये हैप्पी हो जाता है। अब जैसे मान लो, समझो इसके एग्जांपल को अच्छे से समझो कि आदमी है, मुस्कुरा रहा है, इसके बॉडी की टेम्परेचर गिर गई। समझो कि जो ह्यूमन होता है, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है, और रूम टेम्परेचर साथियों अगर हम लोग बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ह्यूमन के बॉडी का तापमान है 37, यानी इस इंसान का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर घटा, बॉडी टेम्परेचर इसकी कम हो गई, तो यानी बॉडी टेम्परेचर तो उतना कम हो गई, अब बाहर का तापमान भी समझो कि क्या हो गया, कम हो गया है। तो क्या होगा, बाहर का तापमान जैसे कि मान लो बॉडी की टेम्परेचर 37 थी, अब बाहर का तापमान जो है अब यहाँ पे आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर का तापमान इतना ठंडा हो गया कि अंदर का तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हीट रिलीज करने लगेगा। तो जब हीट रिलीज यानी वो कांपने लगता है, तो कांपने से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव फीडबैक, यानी बॉडी के अगेंस्ट काम चल रहा है। तो बॉडी अपने को, आपको बचाने के लिए क्या करती है, यहाँ पे निगेटिव प्रोसेस करती है, जिसे हम लोग निगेटिव फीडबैक कहते हैं। वहीं अगर 37 डिग्री तापमान है, तापमान अगर बाहर बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है कि इसके बॉडी तुरंत स्वीटिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी इसकी बॉडी भी यहाँ पे क्या करती है, स्वीट निकालती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है और ये प्रोसेस सही हो जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहने का मतलब पॉजिटिव फीडबैक, बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, निगेटिव फीडबैक हो रहा है। तो यही होता है बॉडी के अंदर एक निगेटिव फीडबैक लूप होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगी होगी, और इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और थैंक यू फॉर बीइंग योर पेशेंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए
पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।